प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुरेश आपका पुनः अपने नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आपको ज्ञात है कि हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंदर अपन ने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी किसकी? पहले शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन से तत्वों को वर्गीकृत करना क्यों आवश्यक था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने वाले जो वैज्ञानिक आते हैं वो वैज्ञानिक आते हैं त्रिक, डोबराइनर त्रिक, जो देते हैं त्रिक नियम। क्या देते हैं? त्रिक नियम देते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि त्रिक नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड आते हैं और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत? इस न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो क्या कहता है। डोबराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ, देखो एक परमाणु होता है उसका एक तो होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है? क्रमांक, और एक होता है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। क्या किया? प्रोत्साहित किया। और सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखो जो त्रिक नियम है ना, वो भी तत्वों को आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित है, और ये भी जो तत्व हैं वो कैसे क्रम में व्यवस्थित हैं? आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित है, व्यवस्थित किया। और इन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन को आरंभ किया। इन्होंने कहाँ से आरंभ किया? यानी कि इनको न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है इसका आरंभ करने का जो आरोही क्रम यानी कि शुरुआत जो इन्होंने की वो इन्होंने की हाइड्रोजन से। किससे की? हाइड्रोजन से की, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण आरंभ जो किया वो कहाँ से किया? हाइड्रोजन से किया। और ये 56वें तत्व थोरियम तक, 56 तत्व जो थोरियम पर इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। थोरियम पर इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर क्या पाया इन्होंने? ध्यान रखना इसका। इन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व का गुणधर्म, पहले इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक से की। क्यों? क्योंकि संगीत में कितने सुर होते हैं? 8। कितने सुर होते हैं? 8। वापस सुर, अगला सुर, वापस वही सुर आता है। सुर से की, इसीलिए इन्होंने अष्टक सिद्धांत का, इसलिए इन्होंने क्या कहा? अष्टक सिद्धांत का। और इसे क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या थे? समान थे। और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। सोडियम जो होता है वो लिथियम के बाद क्या होता है? 8वां तत्व है। और इसी तरह बेरिलियम मैग्नीशियम से क्या रखता है? अधिक समानता रखता है। इसीलिए जो बेरिलियम जो होता है वो क्या करता है? मैग्नीशियम से क्या रखता है? अधिक समानता रखता है। और न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक सारणी 5.3 में दिया गया है। इसका जो मूल रूप है वो सारणी 5.3 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर देखो संगीत के 7 सुर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, फिर आएगा वापस सा। मतलब यहाँ से एक बार यूं क्रम में चलोगे और फिर वापस यहाँ से उठ के वापस यहाँ आओगे। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर आएगा वापस सा। यानी कि यह कह सकते हैं कि 8वां जो स्वर है वो वापस पहले स्वर की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। तो इसमें देखिए भारतीय संगीत प्रणाली में 7 सुर होते हैं। देखो क्या आप संगीत के सुरों से परिचित नहीं है तो परिचित करा देते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में टोटल जो सुरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7 सुर होते हैं। और 8वां जो सुर होता है वो वापस पहला सुर की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। जैसे देखो सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस आएगा सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, यूँ आएगा, है ना? इस तरह से। पाश्चात्य संगीत में लोक सुर
लोग इन सुरों का ऐसे उपयोग करते थे जैसे यही जो सुर है इन सुरों का उपयोग इस प्रकार से करते थे। कौन संस्कृति? पाश्चात्य संस्कृति में क्या करते थे? डो रे मी, डो रे मी मतलब सा की जगह क्या रखते? डो, रे की जगह क्या करते? रे, और मी की जगह क्या सॉरी गा की जगह क्या करते? मी, और माँ की जगह क्या करते? फा करते, और पा की जगह क्या करते? सो करते, और धा की जगह क्या करते? ल करते, और नी की जगह क्या करते? टी करते, और वापस क्या आता? यहाँ वही आता डो, वही क्या आता? डो। इस तरह से ये सुर होते हैं शांत। और पाश्चात्य जो संस्कृत देखो, सा रे गा मा, सा रे, सा की जगह तो क्या? डो, रे की जगह रे, गा की जगह क्या? मी, माँ की जगह क्या? फा, पा की जगह क्या? सो, धा की जगह क्या? ल, और नी की जगह क्या? ट। वापस जो सुर आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या वापस सा आता था तो यहाँ पर भी वापस क्या आएगा? डो। क्या आएगा? डो। सुर के स्केल पूर्ण टोन, अर्ध टोन, आवृत्ति अंतराल से क्या होते हैं? अलग किए गए होते थे। और इन सुरों का उपयोग कई बार संगीतकार संगीत को रचना करता था। और स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार क्या करते? दोहराए जाते थे। और प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है और अगली पंक्ति में पहला सुर होता है। जैसे ही एक पंक्ति पूरी हो जाती थी तो जैसे ही दूसरी पंक्ति प्रारंभ करते तो वापस पहले 8वां जो सुर है वो पहले सुर की आवृत्ति दोहराता था। तो इस तरह से इसने क्या देखा? न्यूलैंड ने क्या देखा? इसलिए ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का सिद्धांत है वो केवल किस तक लागू होता है? कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। क्योंकि कैल्शियम के बाद क्यों कैल्शियम तक ही लागू क्यों होता है? क्योंकि जो पहले तत्व के जो गुणधर्म होते हैं ना वो 8वें तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलता है। यानी कि जो 8वें तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वो पहले तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलता है। और दूसरा नियम क्या है? न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है। न्यूलैंड ने ये कल्पना की थी कि प्रकृति के अंदर मात्र जो तत्व है वो कितने हैं? 56 तत्व है। लेकिन ऐसा सही नहीं है। और इन्होंने ये भी निश्चय नहीं किया कि भविष्य में और कोई तत्व नहीं मिलेगा, कि भविष्य के अंदर और कोई तत्व नहीं मिलेगी। इन्होंने कल्पना कर दी थी कि 56 तत्व होंगे और 56 के बाद भविष्य के अंदर कोई और तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? और नए तत्व पाए गए और जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते। जिनके जो गुणधर्म है वो अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते, इसलिए अष्टक सिद्धांत उन तत्वों पर लागू नहीं होता है। अपनी सारणी में इन तत्वों को समन्वित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को एक सही व्यवस्थित करने के लिए क्या किया? इन्होंने न्यूलैंड ने 2 तत्व थे, उन 2 तत्वों को क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। जिनके जो तत्व समान है उनको एक साथ रख दिया और जो असमान है उनको क्या रख दिया? एक स्थान में रख दिया। और क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है और इन्हें एक साथ उसी स्तंभ पे रखा गया है जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन है। और यदि भी इन जैसे ये देख लो, ये यहाँ पे रखे गए हैं, ये सारणी है, ध्यान से देख लो। ये वाले आई बात समझ में? क्लोरीन और ब्रोमीन है। यदि भी इनके गुणधर्म इन दोनों तत्वों से क्या है? भिन्न है। और आयरन को कोबाल्ट और निकल से क्या रखा जाता है? दूर। आयरन जो होता है इसको कोबाल्ट और निकल से क्या रखा जाता है? दूर, जबकि इनके गुणधर्मों में क्या होती है? समानता होती है। इसी प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया है। इनके अंदर जो हल्के तत्व होते हैं, जो कैसे तत्व होते हैं? हल्के तत्व होते हैं। उन हल्के तत्वों के लिए क्या होता है? अष्टक सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। अगर हल्के तत्व नहीं है, कुछ भारी तत्व है, तो उनके लिए अष्टक सिद्धांत लागू नहीं होता है। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। मतलब जैसे ही नोबेल गैस का मतलब है अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। मतलब ऐसी गैस जिनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण। मतलब अंतिम कोश के अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? पूरा होता है और वो किसी और से अपने इलेक्ट्रॉन को साझित नहीं करते हैं। ये था अष्टक का सिद्धांत। ध्यान देना, पहले अपन ने पढ़ा था डोब्राइनर का त्रिक नियम आपने देखा। त्रिक नियम क्या था? त्रिक नियम के बारे में एक बार वापस देख लो। त्रिक नियम था कि पहला तत्व
त्रिक नियम था पहला, दूसरा, और 3 तत्व है। इन तीन, दो पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो औसत जो द्रव्यमान होगा, वो औसत द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, दूसरे तत्व की क्या होगा, वो बराबर होगा, दूसरे तत्व के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपन ने देखा था। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो अभी अपन ने देखा है। अगर न्यूलैंड के अष्टक में ध्यान रखना कि 1 से 56 तक जो तत्व है, इनके अंदर ये सिद्धांत लागू हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड ने ये कल्पना कर दी थी कि प्रकृति के अंदर मात्र और मात्र कितने तत्व ज्ञात हैं, 56 तत्व ही ज्ञात है। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भविष्य के अंदर और तत्व ज्ञात होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तो समय के बीतने के साथ साथ में क्या हुआ कि और नए तत्वों की क्या हुई, खोज हुई। तो जैसे जैसे और नए तत्वों की खोज हुई, तो नए तत्वों की खोज के साथ साथ में जो इनका जो अष्टक सिद्धांत था वो क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया, मतलब लागू नहीं हो सका। तो अपन ने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, त्रिक नियम। पहला क्या पढ़ा, त्रिक नियम। क्या पढ़ा, त्रिक नियम। क्या पढ़ा, त्रिक नियम। और अभी दूसरा क्या पढ़ा, अष्टक सिद्धांत। क्या पढ़ा, अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। और अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कह सकते हैं न्यूलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलैंड के द्वारा। और त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया, डोब्राइनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, डोब्राइनर के द्वारा। ये थे दो तत्व। अब ये इनके अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जिनके गुणधर्म समान होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके गुणधर्म समान नहीं होते हैं। तो उनके जो एक बात ध्यान रखना कि जो बाद के जो अष्टक नियम के अनुसार जो पहले जो 56 तत्व थे, और 56 तत्वों के जो बाद वाले जो तत्व थे, वो बाद वाले तत्व जैसे ही भविष्य में जो तत्व खोजे गए वो अष्टक नियमों पे लागू नहीं होते। अष्टक नियमों पे लागू नहीं होते, क्योंकि वे तत्व कैसे हैं, भारी। कैसे हैं, भारी तत्व। और भारी तत्व जो होते हैं वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। और अष्टक नियम का जो पालन करते हैं वो कौन सा तत्व करते हैं, हल्के तत्व। कौन से तत्व करते हैं, हल्के तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, अष्टक नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही नोबेल गैसों की खोज हुई, जैसे ही नोबेल गैसों की खोज हुई, तो नोबेल गैसों की खोज होने के साथ साथ में अष्टक नियम क्या हो गया, विफल हो गया। अष्टक नियम क्या हो गया, विफल हो गया। अब देखो, जैसा कि आप जानते हैं, आपने इस क्लास को शायद मेरे ख्याल से पूरी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो देखना, बार बार इस क्लास को देखना। हाँ, इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे बने, तो उन सवालों के जो जवाब हैं वो जैसे जैसे हम इस अध्याय को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उन सारे सवालों के आपको उत्तर मिलते जाएंगे कि आगे अष्टक नियम है वो क्यों लागू नहीं हो सका, क्या कारण है, ऐसे आगे कौन कौन से तत्व बनाए गए जिनके अंदर अष्टक नियम लागू नहीं हो सका। तो वो पढ़ेंगे अपन आगे, जिनके अंदर पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, और मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, और हेनरी मोजले की आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब आप यदि जुड़े हुए नहीं है, एक बात ध्यान रखना कि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर किताब में होना चाहिए एक। और इसके अंदर जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बातें पूरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल है। इस बार किताब बिल्कुल सरल है, आपको नोट्स तो क्या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और आप जैसा देखोगे, और किताब के अंदर ऐसे ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, और वो वर्ड आपको जानकारी में दे पाएंगे। और नोट्स तो होते हैं, एक बार नोट्स बना दिए वो बार बार नोट्स दे देते हैं और बात खत्म। इससे बेहतर है कि किताब पढ़ो, और किताब अच्छे से पढ़ो, और किताब के अंदर पढ़ो, इतना पढ़ो कि वो पूरा क्लियर हो जाए कि वापस नोट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़े। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर ये एक वीडियो देख लिया तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब इसी आशा के साथ, इसी सहयोग के साथ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।